चलिए आइए, आज फिर से हम रेलवे के वही प्रीवियस ईयर के 15 क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग से सॉरी, थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया। एक्चुअली क्या है, कुछ कारणवश हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, तो उसके लिए आप लोग से सॉरी। थोड़ा सा प्रयास करते हैं। आ जाइए, हम थोड़ा सा समय गवाए बिना आपको 15 से 20 क्वेश्चन हल करा देने का। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वो 10 वर्ष बाद रोहन की आयु सोहन के 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। यदि वर्तमान में रोहन की आयु सोहन की आयु से 9 वर्ष अधिक हो तो सोहन की वर्तमान आयु कितनी है? एज का डिफरेंसेज वाली ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए आप एक्स वाई जेड बहुत सारा मान के आप बना सकते हैं, लेकिन बिना एक्स वाई जेड माने हुए भी डिफरेंसेज वाले बन सकते हैं क्वेश्चन। कैसे, वो आज हम सीखेंगे। आइए, कब 10 वर्ष बाद किसकी आयु? रोहन की आयु। रोहन की आयु सोहन के 10 वर्ष पूर्व की आयु का 2 गुना हो जाएगा। मतलब अगर सोहन 1 रहेगा तो रोहन कै हो जाएंगे? 2। समझ गए? 10 वर्ष बाद रोहन की आयु सोहन के 10 वर्ष पूर्व की आयु की कै गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। यदि वर्तमान में रोहन की आयु सोहन की आयु से 9 वर्ष अधिक हो। देखिए, कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। कम रहे या अधिक रहे, इसका कम या अधिक का मतलब ही समझ लीजिए कि अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन का। तब वर्तमान में अंतर कै का दिया है? 9 वर्ष का। और 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद में कै का अंतर होगा? 20 का। अर्थात कुल अंतर हो गया इसका, कुल अंतर 10 और 10 20 प्लस 9, टोटल कितने वर्ष का अंतर? 29 का। यहां अंतर देखते हैं, 29 का तुलना अंतर का तुलना अंतर से 1 का। पूछा किसकी आयु? सोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें बाबू। तो सोहन कहाँ है? यहाँ है 1। अच्छा, 29 वर्ष 1 से गुना किए हैं तो सोहन का कब का निकला है? 10 वर्ष पूर्व का, जबकि वर्तमान में पूछ रहा है तो 10 वर्ष पहले सोहन 29 का था। मतलब वर्तमान में हो जाएगा 29 और 10 39 वर्ष। देखिए, कहीं ना कहीं ऑप्शन में होना चाहिए ऑप्शन सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मानव एक निश्चित दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, टाइमिंग डिस्टेंस का ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और हम आपको क्या कह रहे हैं कि मैथ का कंटेंट अगर पकड़ लीजिएगा ना तो आसानी से आपका मैथ बनेगा। थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं आराम से सीखने का मैथ को, समझ गए? थोड़ा समय लगे तो हड़बड़ाइएगा नहीं। मानव एक निश्चित दूरी को 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब वो प्रारंभ में कैसे सफर किया है? प्रारंभ में जब मानव जा रहा था वो आपका 57 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लेट कितना हुआ है? 3 मिनट। लेकिन बाद में जब वही दूरी उसने तय की 51 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना मिनट देरी से पहुंचा है? अच्छा, ये लेट नहीं है, ये पहले 3 मिनट पहले पहुंच गया। चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ जब 51 किलोमीटर देरी से चला है तो 1 मिनट देर से पहुंचा है। यहाँ विलंब उसको हो गया है 1 मिनट का। अच्छा, ये चाल है और निश्चित राशि जो हमारा दिया अंतर कै का? 3 और 1 4 मिनट समय का। तो पहले चाल को किस रूप में बदलेंगे? समय में, क्योंकि कहता है आपका रेशियो की जिसका निश्चित राशि उससे तुलना और जिसे पूछे उसे गुना। तो क्या है, हम समय का तुलना चाल से कर देंगे? बिल्कुल नहीं। अब इसको हम किस रूप में बदलेंगे? समय के रूप में। तो चलिए समय के रूप में बदलते हैं। अब समय के रूप में बदलने के लिए ना हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब अगर टोटल इसका निकालते हैं जो कि एलसीएम होगा, तो 57 और 51 का एलसीएम ही हमारे लिए सिर दर्द हो जाएगा। लेकिन हम एक चीज जानते हैं, चाल का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा चाल होता है। समझ रहे हैं? तो इसी को यहाँ पलट देते हैं। आइए, 51 और 57 अगर कटता है तो काट दीजिए। 77 51 19 57,
चलिए वहां अंतर 4 मिनट का ना, यहाँ अंतर बताइए 2 का, तो 4 का तुलना 2 से। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, वहां है मिनट में, चाल दिया था किलोमीटर प्रति घंटा में, अर्थात हमारा समय भी घंटा में आया है। तो आइए ये मिनट में है तो इसको हम किस रूप में बदल देते हैं, घंटा में, 1 मिनट। और दूरी पूछा था, दूरी का था चाल गुने समय। अब 57 गुने 17 करने से अच्छा है, गुना करके लिखने से अच्छा इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 57 गुने 17। काटेंगे तो 2 दूनी 4, 30 दूनी 60, 10 तिया 30, 19 तिया 57, अगर 20 रहता तो 17 दूनी 34, 340 में 17 घटाएंगे तो 323 बटा 10, मतलब 32.3 किलोमीटर वह डिस्टेंस है। चलिए है ऑप्शन ए में। चलिए अब समझ में आ रहा है ना, ये डिफरेंसेज वाले क्वेश्चन है, इसके लिए बेसिक थोड़ा सा आपको अगर कभी मौका मिला तो हम इसका प्रयास करेंगे, थ्योरी का क्लास पूरा एक क्लास दे दे जिसमें आपको कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए तीसरा का था, राम बाबू गुप्ता पटना से दानापुर तक जाने की यात्रा अपनी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, और दानापुर से वापस पटना की यात्रा वही दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि वह जाने की और लौटने की यात्रा 4.1/2 घंटा, 4.1/2 घंटा, मतलब उसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 है 1, 9/2 घंटा, 9/2 घंटा में समाप्त करे तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उनके द्वारा तय की गई दूरी, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम टाइम एंड डिस्टेंस के फॉर्मेट पर भी बना सकते हैं। ऐसे एक कंडीशन आता है, 2 वाला के लिए आपका ज्यादा बेटर है, 2 से अधिक रहेगा ना तो टाइम एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मेट हम ले लें तो भी अच्छा है, नहीं तो एवरेज वाला फॉर्मेट लेके चले तो ये दोनों आप बना सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पर भी और एवरेज पर भी। हम आपको बता देते हैं एवरेज पर ही। जब कोई व्यक्ति 2 समान दूरियां, बाबू जैसे पटना से दानापुर गया, पटना से दानापुर गया और फिर दानापुर से पटना आया, गया मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब वापस लौटा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, जब कोई व्यक्ति 2 समान दूरियां 2 अलग अलग चाल से तय करे तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल हो जाता है। ये 2 वाला के लिए आपका ठीक है, काहे को टाइम एंड डिस्टेंस और रेशियो लगाने जाइएगा, 2xy बटा x प्लस y, ये औसत चाल निकलेगा हमारा। चाल निकल चुका है, लेकिन हमारा पूछा क्या है, उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी मतलब होता है चाल गुने समय। चाल देखो हमारा समय दे दिया है, तो डायरेक्ट हम निकालने जा रहे हैं दूरी, तो दूरी का था चाल गुने समय, तो चाल हो जाएगा 2x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 8 बटा x प्लस y, मतलब 10 है 8 18, तो ये तो चाल हो गया, दूरी पूरा चढ़ा था तो चाल गुने समय, तो 9/2 कटता है तो काट दीजिए, 2 से 2, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, तो 10 चौका 40 किलोमीटर। जैसे इच्छा है उस तरह से आप काट सकते हैं, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए है ऑप्शन बी आपका। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, रेस का क्वेश्चन है ना, टाइम एंड डिस्टेंस पर भी आपको इसको कर सकते हैं, या रेस पे आप बनाइए ज्यादा अच्छा, रेस ही है ये लग रहा है बिल्कुल। जितनी देर में ये 22.5 मीटर की दूरी तय करता है, उतनी देर में बी 25 मीटर की दूरी तय करता है 1 किलोमीटर की दौड़ में। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, ऊपर जो हमारा चाल दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, और वहां पूछ किस रूप में रहा, 1 किलोमीटर की दौड़, तो 1 किलोमीटर बराबर हम लिख सकते हैं 1000 मीटर की दौड़ है, तो 1000 की मीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा। फिर से समझ लीजिए, दोनों का समय सेम है, ए जितना समय में कितना दूरी तय कर रहा है 22.5 मीटर, बी उतना ही समय में 25 मीटर की दूरी तय कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो करा बताइए 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा,
मतलब बी की चाल ज्यादा है तो वो जीतने जा रहा है। अच्छा आइए अब इसको ना बाबू हम यहाँ से रेशियो दशमलव हटा के इधर बैठा देते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं। 25 2 25 और 25 25, अच्छा 25 दहें 250। अच्छा नहीं भी काटते ना तो आ जाता, लेकिन इजी हो गया है, थोड़ा काटने से ज्यादा अच्छा है। अब हमको जाना है कितना दौड़, 1000 ना, तो जिसको जिताना है उसको वहां पहुंचा देना है जहां तक का दौड़ रखा गया है। दौड़ है कितना का, 1000 मीटर का। कोशिश करिए कि दोनों में से किसी में वैल्यू 1000 आ जाए, और एकदम कोशिश करिएगा बड़ा वाला वैल्यू को बुलाने का, क्योंकि बड़ा वाला जो रहेगा वही जीतेगा। तो इसमें अगर 100 से गुना कर दे तो 1000 मीटर हो जाएगा। और रेशियो का था कि ए को x माने है तो b को भी x मानना होगा। आइए इसमें भी 100 से गुना कर देते हैं, अर्थात कितना 900 मीटर। तो b पहुंच चुका है मंजिल पर, लेकिन यह 100 मीटर कितना है, 900 मीटर पर है, अर्थात कितना से ही हरा, इसको 100 मीटर से b हरा दे है, बिल्कुल ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है? तो ये रेस का प्रॉब्लम है और इजी होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना टोटल डिस्टेंस रहेगा ना, जो अधिक चाल वाला रहेगा उसको वहां तक पहुंचा देना है, उसी से गुना करिएगा। जो भी पिछड़ जाएगा जितना से, वही उसकी जीत और हार का डिस्टेंस रखा जाएगा, अंतर। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से दौड़ती हुई एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी। रेल तो कहीं कुछ चैप्टर है ही पढ़ने के लिए नहीं, 3 चैप्टर आपको बढ़िया से अगर समझ लीजिएगा ना, जैसे आप देखिए पूरी तरह से मैथ में पढ़ना क्या है, आप बढ़िया से रेशियो पढ़ लीजिए तो पार्टनरशिप, एलिगेशन, एज, कंपाउंड प्रोपोर्शन, ये सारा निकल जाएगा। बढ़िया से समझ लेते तो कंपाउंड प्रोपोर्शन टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिए तो नल टंकी ऐसे ही निकल जाएगा। एवरेज बढ़िया से पढ़ लीजिए तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपका निकल जाएगा। समझ ये सब देखिए आपका क्या है ना, अब विशेष समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो रेल पूरा टाइम एंड डिस्टेंस, रेल पे बस एक ही फॉर्मूला लगाइए, और वो ज्यादा नहीं और वो कोई फॉर्मूला नहीं है, मुझे लगता है वो सारे बच्चे को पता है। एक बाबू आप दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। इतना अगर आपको पता है तो रेल में बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 वैल्यू और, x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेला 5/18 से गुना कर दीजिएगा, और x मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिएगा। याद कैसे रहेगा, किलोमीटर से मीटर में बदलना है, अर्थात बड़ा से छोटा में बदलना है तो छोटा वाला वैल्यू ऊपर, बड़ा वाला नीचे। मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में बदलना है तो बड़ा वाला वैल्यू छोटा से बड़ा में बदलना था, बड़ा वाला वैल्यू ऊपर और छोटा वाला नीचे। चलिए आइए अब हल हम करते हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती हुई एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार कर रहा है। अच्छा पुल को पार कर रहा है, देखिए कोई भी रेलगाड़ी किसी लंबवत वस्तु को अगर पार करेगा ना, जो लंबवत है, तो दूरी उतनी ही तय करेगी जितनी की उसकी लंबाई होगी, और लंबवत वस्तु की दूरी नगण्य मानी जाती है। जैसे कोई पुल को पार करे, किसी सिग्नल खंभा को पार करे, या किसी पेड़ पौधा को पार करे, या कोई माइलस्टोन समझ रहे हैं, सड़क के किनारे लिखा हुआ रहता है जैसे आपको कि बिहार शरीफ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो उसको माइलस्टोन बोलते हैं। तो वो लंबवत जो है ना उसकी दूरी नगण्य मानी जाती है। लेकिन मान लीजिए कोई एक और लंबवत नहीं, क्षैतिज है, 2 है, तो उसमें क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जो क्षैतिज वस्तु है उसकी दूरी जुट जाती है। जैसे आपका मान लीजिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था, दूरी 100 व 100 2, क्षैतिज मतलब जैसे कोई प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे अथवा किसी सुरंग को पार करे, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, दोनों की दूरी जुट जाता है, अर्थात कुल दूरी हो जाएगा रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। लेकिन वही लंबवत वस्तु को पार करेगा तो वो उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी लंबाई होगी। यहाँ रेलगाड़ी पुल को पार कर रहा है, मतलब दूरी हो जाएगा रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो रेल की लंबाई 100 है, पुल की मान लेते हैं p, चाल है उसका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं ना, अब मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 कितना समय में पार किया है, 25 सेकेंड। काटते हैं, 18 दूनी 36 10 100 प्लस p, 25 दहें 250,
घटाइए तो 100, P बराबर कितना हो जाएगा 150 मीटर, अर्थात जो पुल पार किया उसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर है ऑप्शन में। हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए। रेल को आराम से समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक नदी 3 मीटर गहरी तथा 40 मीटर चौड़ी और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से क्या हो रही है प्रवाहित हो रही है, तो वह 1 मिनट में कितने लीटर पानी समुद्र में गिराएगी। अब एक चीज ध्यान रखिए, 1 मीटर में है और दे रहा है हमारा आंसर लीटर में, तो यहां ध्यान रखने योग्य बातें होगी क्या है आपको। आइए पहले इसको देखते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 घन मीटर, यहां हम साइड में आप करके लिख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं यूज करेंगे। 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। अगर जरूरत पड़ा तो देखेंगे ऐसे, चूंकि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करने जा रहे हैं घनाभ का कंडीशन, तो समझ लीजिए कि आपको जरूरत पड़ने ही जा रहा है इसका। तो 3 मीटर है गहरी, 40 मीटर चौड़ी और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से प्रवाहित हो रही है, तो पानी है ना कितना गिरेगा। आइए आते हैं पानी की मात्रा निकाल लेते हैं बाबू। क्या है पानी की मात्रा, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। किस चाल से वो चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 अभी बताए हैं। 1 मिनट मतलब कितना 60 सेकंड। चलिए हल करके देखते हैं, कटता है तो 6 तिया 18 और 10, तो 5 दूनी 10 और 10 के 100 मतलब 40 पे 100 4000 घन मीटर। लेकिन पूछा है हमको लीटर में, तो लीटर में बदलने के लिए 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, अर्थात 40,000 गुने 1000 मतलब 4 पे कई जीरो 6 जीरो बाबू। आइए देखिए कहीं आपका दिया होना चाहिए, हाँ है यहाँ, ये ना ऐसे करके किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप लोग समझ ही जाइएगा 40। चलिए ऑप्शन बी, तो ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन था वॉल्यूम 2 का। एक मेंसुरेशन 2 पार्ट में, एक क्षेत्रमिति 2D और एक वॉल्यूम आयतन 3D। तो 2D और 3D मतलब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ये क्या होता है वो बाद में हम समझेंगे, अभी इसमें जस्ट समय नहीं है डिस्कशन का। आइए, साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। n गुना से संबंधित अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, चाहे वो SI का हो या CI का हो, तो हर हाल में हम मूलधन 1 मानेंगे। कहीं भी अगर n गुना वाला क्वेश्चन है तो हर हाल में निश्चित राशि 1 मानिए। समझ गए। साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। तो धन 2 गुना हो रहा है, मतलब मिश्र धन 2 गुना। चलिए आइए, मिश्र धन कितना कह रहा है 2 गुना, और मूलधन हर हाल में हम कितना मानेंगे 1। तो बताइए SI मतलब साधारण ब्याज कितना हो गया 1। समय दे दिया है बाबू आपका 15 वर्ष, पूछ रहा है कि दर बता दीजिए सर आप, और दर का कंडीशन हम लोग जानते हैं छोटू, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन और गुने समय। अब बस समय पूछेगा ना तो समय यहाँ आ जाएगा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। तो आइए हम दर निकाले जा रहे हैं, ब्याज 1 गुने 100 मूलधन 1 समय 15, 3 बचे 15 20 बचे 100 20 बटा 3 को लिख सकते हैं 6.2/3%। ऑप्शन सी। कुछ अक्षर धुंधला लग रहा है, अच्छा देखते हैं इसको, पीपीटी में कहीं दिक्कत है। ये ठीक है, साफ सुथरा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी।
SI और CI दोनों एक ही जगह n गुना वाला क्वेश्चन मिल गया, और ये अच्छी बात है, ये समझते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ सिर्फ धनराशि की बात कर रही है, दर और समय नहीं पूछ रहा, तो ये बड़ा और इजी होता है क्वेश्चन जब n गुना वाला हम बनाने जा रहे हैं तब। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? तो एक तरफ धन लिख दीजिए और दूसरे तरफ समय लिख दीजिए। धन 5 वर्षों में क्या हो जाएगी? दुगुनी। तो समय दिया हुआ है 5 वर्ष और धन कै गुना हो जाएगा? 2 गुना। करा 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? एक चीज ध्यान रखिएगा, CI वाला अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तब समय और धन में दोनों में रिलेशन क्या चलता है। अगर धन दे करके आपको समय पूछ रहा है तो धन पर जितना पावर बैठेगा समय में उतना से गुना होगा। ध्यान रखिए फिर से, धन पर जितना पावर बैठाएंगे समय में उतना से गुना करेंगे परिवर्तित करने के लिए, अथवा समय में जितना से गुना करेंगे धन पर उतना पावर बैठाएंगे। कई बार आपको धन दे, यहाँ धन दे के समय पूछ रहा है, कई बार आपको समय दे के धन पूछेगा, लेकिन अभी आते हैं हमें धन पूछ रहा है। तो 8 लाने के लिए बताइए 2 पर कई पावर बैठाए कि 8 आ जाए? तो 2 पे पावर 3। ना समझ में आ रहा है? समझिए 2 का क्यों ही होगा ना। चलिए इधर आते हैं, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, तो 5 तिया 15 वर्ष। ये सब बेसिक है, इसके लिए स्पेशल थ्योरी का क्लास रहता है, उसके बाद आपका सारा क्लियर हो जाएगा। हो गया ना। चलिए 9 नंबर देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की 8.1/3% वार्षिक दर पर 1728 रुपया कितने वर्षों में 2197 रुपया हो जाएगा? इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, एक निश्चित राशि से दर के रूप में परिवर्तित करके, दूसरा दर से निश्चित राशि के रूप में परिवर्तित करके। आइए हम दर से बता देते हैं आपको। हालांकि हम निश्चित राशि से भी दर में परिवर्तित करके बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी लग रहा है कि आप उसमें बना लीजिएगा। जैसे आप एक तरफ मान लीजिए मूलधन 100 और दर है 8.1/3, मतलब 8 तिया 24 1 25/3%। तो मिश्र धन बाबू डायरेक्ट पूरा आपका ना, ये सारी CI सारा कुछ रेशियो है। तो 100 + 25/3 हो जाएगा बाबू आपका 325/3। इधर हो गया 100 जूनियर, तो इधर हो जाएगा 300, इधर हो जाएगा 325। 25 से कटेगा क्योंकि डबल जीरो लास्ट में है। 25 दे हैं 250, 2 300 हो जाएगा 12 बार में, और ये कई बार में? 13 बार में। अच्छा 1728 लाना है, और हमें लग रहा है कि ये 12 का क्यू है। देख लीजिए ध्यान से, अगर आप 12 का क्यू करिएगा ना तो आपको आ जाएगा 1728, और उसी तरह से आप 13 का क्यू कर लीजिए, आपको आ जाएगा 2197। अर्थात जो आपका पावर के रूप में बैठाया गया है वही समय होता है, अर्थात हमारा समय कितना होगा? 3 वर्ष। थ्योरी वाले क्लास चलेंगे ना तो उसमें बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो कई वर्ष? 3 वर्ष। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। ये तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो गया। एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक अनुमान, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और उसके विकर्ण, विकर्ण मतलब √2 गुने भुजा। तो वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, आइए ना, तो हम लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्र, 1 मिनट लिख ही देते हैं नहीं तो फिर परेशानी होगी। आइए, वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है बाबू, एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसके विकर्ण के संख्यात्मक मान का आधा के बराबर है। आधा मतलब 1/2। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, अब विकर्ण का था √2 गुने भुजा का आधा 1/2। तो a से a कट गया, स्क्वायर है बाबू तो काट देंगे, a बराबर हो गया √2/2। पूछा क्या है रे? विकर्ण का संख्यात्मक मान। तो विकर्ण तो अभी लिखे हूं पर विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। अब भुजा आ चुका है √2/2, √2 गुने √2 2, और 2 से 2 कट गया, बच जाएगा क्या?
एक बार में कट जाएगा। सी ठीक ही ठाक था क्वेश्चन, 18 में डाले हुए। देखिए एग्जाम अगर इतना आप इजी लेके चलेगा ना तो समझ लिए कि मैटर बहुत गड़बड़ा जाएगा रिजल्ट में। थोड़ा एग्जाम का लेवल होना चाहिए। अच्छा ग्रुप डी का क्वेश्चन है तो ठीक ही ठाक है। और क्या खोजते हैं ग्रुप डी में, काम करवाइएगा उस लेवल का तब पूछिएगा क्या। चलिए आइए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता। 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक हॉल के चारों ओर 2.5 मीटर समान चौड़ाई का एक बरामदा है। 17.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर बरामदे के फ्लोरिंग का खर्च क्या होगा। मतलब उसको एक तरह से फ्लोरिंग करने का मतलब समतल कराने का काम, समझ गए। अंग्रेजी वर्ड है थोड़ा सा। आइए इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, ढाई या ढाई दोनों दने बढ़ जाएगा तो 5 पर जुट जाएगा। बेसिक उस पर बना सकते हैं। ऐसे हम 2-3 को कंडीशन आपको लिखा देते हैं, समझे। मान लीजिए 2 तरह का क्वेश्चन इसमें पूछेगा। एक आयत है और यही से एक देखते हैं। और आइए ना, इसके बाहर मान लीजिए 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया। इसकी लंबाई L मान लो, चौड़ाई B मान लो। तो रास्ता का क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। रास्ता का क्षेत्रफल हो जाता है 2x इंटू L प्लस B प्लस 2x। बाहर है तो जुट जाएगा, लेकिन वही मान लीजिए ये फर्स्ट आपका कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन देखते हैं एक और। अगर मान लीजिए एक आयत है और रास्ता इसके अंदर आपको बना दिया है बाबू, जैसे आइए ना देखते हैं। इसके अंदर रास्ता मान लो बना दिया है, लंबाई L है, 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया है अंदर की ओर, बाहर की ओर है 1 मीटर चारों तरफ। तो रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा, समझिए। फिर ये वाला ना ग्रीन दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये ना रेड आपका ठीक दिखेगा। तो रास्ता का क्षेत्रफल 2x इंटू L प्लस B, अंदर है ना तो घट जाएगा ना माइनस 2x। एक कंडीशन और देता है, यही बता देते हैं। आइए तीसरा कंडीशन। मान लीजिए एक आयत है और इसके बीचों बीच कोई रास्ता बना दे, तब अगर रास्ता का क्षेत्रफल आपको पूछ दे, तब रास्ता का क्षेत्रफल अगर आपको पूछ दे तो ध्यान रखिएगा x इंटू L प्लस B या माइनस x। तो ये 3 को कंडीशन पे रखिएगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ऐसे अगर बरामदे के रास्ते वाले पूछ रहे हैं तब इससे ज्यादा पूछेगा। ऐसे तो बेसिक भी ध्यान है ही, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, बस थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बनना ही बनना। हाँ ये सब कंडीशनली थोड़ा सा ध्यान रखने से ये होगा कि आपकी समय की बचत होगी और जनरल में बड़ा मायने रखता है समय। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। अच्छा बाहर है ना तो मेरा कंडीशन ऊपर वाला लगने जा रहा है। चलिए ये डायरेक्ट हम खर्च निकालने जा रहे हैं बाबू। तो रास्ता का मतलब मान लीजिए 10 मीटर मेरा है और 2 रुपये के हिसाब से खर्चा कर रहा है, 10 मीटर स्क्वायर रहा था, 10 दूनी 20। मतलब हम कह सकते हैं क्षेत्रफल गुने खर्च प्रति मीटर। तो कुल खर्च निकाले जा रहे हैं बाबू। आइए कुल खर्च, बाहर रास्ता था तो हो जाएगा 2x इंटू L प्लस B प्लस 2x। कुल खर्च निकाल रहे हैं डायरेक्ट, तो क्षेत्रफल गुने खर्च प्रति वर्ग मीटर। और 17.5 को ना हम लिख देते हैं 35/2। 17.5 रुपया को लिख सकते हैं 35/2 रुपया। चलिए आइए तो 2x तो 2.5 दूनी 5 इंटू L प्लस B तो 20/15 35 और 2.5 दूनी 5 35 और 5 40 गुने 35/2 काटे B बचे अति B दूनी 40 B बचे 100 35 रुपया। ऑप्शन में है कहीं? हाँ ऑप्शन सी। चलिए सवाल तो मिल गया आपका। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं 12 नंबर। यदि x प्लस y बराबर 15 हो तो x माइनस 10 का क्यूब और y माइनस 5 का क्यूब। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा में ऐसे बहुत, अब पूरा अलजेब्रा पढ़ते वक्त को एक ही मेथड आपको ध्यान रखना, वैल्यू पुटिंग मेथड। और वो मेथड क्या होता है वो आप बेसिक पढ़िएगा तब समझ में आएगा। अभी हम बता देते हैं। ट्रिगो में भी साइन कॉस थीटा उतना ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं लग जाए बात अलग है, लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड से आप आसानी से बना लीजिएगा कोई क्वेश्चन। देखिए कोई भी क्वेश्चन है ना वो 60 से 70% खुद बना हुआ है, 30% आपको सिर्फ कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है,
x प्लस वाई का वैल्यू आपका दिया हुआ है 15। हमको पूछ रहा है कि सर जी x माइनस 10 का क्यूब आप बता दीजिए, आप प्लस वाई माइनस 5 का क्यूब बता दीजिए। अब देखिए ऐसा वैल्यू लाइए ना कि जोड़ के जो 15 आ जाए। तो सबसे इजी x का वैल्यू मान लेते हैं 10 और वाई का वैल्यू 5। कुछ लोग कहेंगे सर उल्टा मान लें, मान के लिख लीजिए, हल करके आपको वैल्यू वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मानने के लिए आप बहुत कुछ मान सकते हैं, समझ गए, बात वही हो जाएगा। तो आइए 10 में 10 गया क्यों, आप प्लस 5 में 5 गया, समझ रहे ना। तो 0 का क्यू और प्लस 0 का क्यू, क्या हम बच्चा वाला हरकत कर रहे हैं, 0, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, कहीं होना चाहिए, एक ही लाइन में हल हो जाना चाहिए था, इतना कैलकुलेशन करके समय बर्बाद कर रहे हैं। चलिए ये 12 समय बचेगा ना, तो लास्ट में हम आज आपको कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर का एक एक टाइप आपका जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है ना वो बताते चले, 4-5 क्वेश्चन। एक पासे को 2 बार उछालने पर 6 का योग आने की क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी। रेलवे में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, एसएससी हालांकि अब प्रोबेबिलिटी वगैरह हटा दिया है, बहुत कम रेयर केसेज में एमटीएस वगैरह पूछ दे तो अलग है, लेकिन रेलवे आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन डाल रहा है, समझ गए। प्रायिकता जो है ये क्या कहता है, एक पासे को 2 बार उछाला गया है। अच्छा पासा में कितने होते हैं, लास्ट अंक 6 ना, समझिए। तो 2 पासा में आपको हो जाएगा 6 छक 36, कन्फर्म हो गए, नीचे तो 6 है। तो कह रहा है क्या, योग 6 का योग आने की प्रायिकता। तो मान लीजिए 2 पासा को उछाल रहे हैं बाबू, तो पहला में 1 आ जाए, दूसरा में 5 आ जाए, तो 6 आ जाएगा जोड़ के, योग मतलब जोड़। ऐसा क्यों हो, पहला पर 5 आ जाए, दूसरा में 1 आ जाए तो भी 6, पहला में मान लीजिए 2 आ जाए फिर 4 आ जाए, इजी से ही चलते हैं, तो फिर 4 या 2 भी आ सकता है। अच्छा पहला में 3 आ जाए, अगला में 3 आ जाए, क्यों, ऐसा क्यों, दूसरा ही 3-3 पलट जाए, अर्थात टोटल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रायिकता है, और टोटल क्या है 36, अर्थात इसकी प्रायिकता क्या है 1/6, ऑप्शन ए। चलिए 14 नंबर, एक समभुज, समभुज मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज कहिए ना, के बीच के एक बिंदु से 3 भुजाओं पर क्रमशः 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के अभिलंब बनाए गए। त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा रहना तो मैथ बन सकता है। और ये सब क्वेश्चन पूछकर सिर्फ एग्जामिनर ये जांचना चाहता है कि वास्तविकता में आपका बेस अच्छा है या है नहीं। जानकारी होने के बाद ये एकदम बस 10 सेकंड काफी है, नहीं जानकारी होने के बाद ये सब क्वेश्चन आपके लिए सिर दर्द हो जाएगा एग्जाम में। तो पहले इसको समझते हैं। देखिए वो कहना क्या चाहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है, जिसके मध्य बिंदु से इसकी भुजाओं पर लंब डाला गया है। मान लीजिए वो लंब P1 P2 और P3 है, समझ गए, कहीं भी आप मान सकते हैं। चलिए ना थोड़ा सा, हाँ P1 और P2 और P3 ही रहने देते हैं। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई का योगफल उसके ऊंचाई का, ऊंचाई भी बोल सकते हैं, उसको अभिलंब भी बोल सकते हैं या माध्य का भी बोल सकते हैं, के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु से, मान लीजिए एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके मध्य बिंदु से डाला P1 P2 और P3, कहीं भी इसका नामकरण आप कर सकते हैं, तो इसकी जो योगफल होगा P1 और P2 और P3 वो होगा बराबर किसके, इसके ऊंचाई का, तो √3/2 गुने भुजा। ऊंचाई क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/2 गुने भुजा। तो आइए भुजा बराबर हम लिख सकते हैं बाबू 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 और प्लस P3। हमको भुजा की लंबाई ही पूछा था, तो भुजा बराबर हम कह सकते हैं 2/√3 गुने योगफल, तो 6 और 8 713 8 21 है, √3 से नहीं कटेगा तो √3 से प्रमेयीकरण कर देते हैं हम, √3 हो जाएगा 7 या 21, तो 7 दूनी 14√3 ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन सी। तो पहले ना इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए एक कंडीशनली बहुत अच्छा ट्रायंगल में काम करेगा, समझ गए।
कई जगह आपको, हालांकि ये कंडीशन का था कि किसी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई का योगफल उसके ऊंचाई के योगफल के बराबर होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या है। समबाहुभुज पॉलीगन्स, इसमें अच्छा खासा एडवांस का क्वेश्चन मिल गया इस सेट में ना। चलिए देखते हैं। अच्छा, पिछला सेट में खाली कॉमर्शियल वाला क्वेश्चन था भी जी, तो इसमें तो ठीक है। अच्छा, एक चीज आइए, किसी भी समबाहुभुज, बहुभुज समबाहुभुज मतलब क्या होता है, देखिए बहुभुज 3 तरह के होते हैं, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, एक आपका प्रत्येक भुजा का लेकर के चलता है, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी उतना कहाँ आपको डिटेल हम लेकर के जाए, अभी एक दो को फिगर से ही हम समझा देते हैं। मान लीजिए एक ट्राइंगल ले रहे, ट्राइंगल कोई भी बहुभुज हो सकता है, समझिए। ये आगे इधर बढ़ा दीजिए और इसको इधर बढ़ा दीजिए। देखिए त्रिभुज है, मान लीजिए इसका प्रत्येक कोण मानते हैं 60। हालांकि ध्यान रखिएगा किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योगफल हमेशा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर खींचा हुआ कोण 180 डिग्री का था। देखिए ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। ये 60 है बाबू तो ये क्या हो जाएगा 120। ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा बाबू 120। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एकदम नोट्स करके माइंड में इस बात को शिफ्ट कर लीजिए कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल हमेशा हमेशा 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज हो, यहाँ जोड़कर देखिए 120 प्लस 120, देखिए एक का 120 3 है तो 120 चलिए ना जोड़ ही देते हैं, तो 360। इतना छोड़िए, एक मान लीजिए आयत हम ले लेते हैं, इसको आप इधर बढ़ा दीजिए, इधर बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा लिए। चलिए एक इधर बढ़ा लेते हैं बाबू, ये छोड़ दिया ना, इसको इधर बढ़ा लीजिए। तो मान लीजिए 90 डिग्री, तो ये भी तो 90, ये 90, तो ये भी 90, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90, ये 90, तो 90 या 4 गो है तो 90 गुने 4 9 चौका 36, 360। तो ध्यान रखिएगा किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना 360 डिग्री। तो भुजा की संख्या निकालना है बाबू, तो भुजा की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आराम से इसी से हमारा बन जाएगा। एक में ये बड़ा छोटा हो गया है, तो क्या करेंगे, भुजा की संख्या बराबर बहुभुज के कुल कोणों का योगफल बटा प्रत्येक कोण का मान। तब भुजा की संख्या हो जाएगा छुटू आपकी, भुजा की संख्या। अच्छा बताइए एक कोण का वैल्यू कितना है 10 डिग्री और टोटल कितना है 360 डिग्री। तो 360 में 10 से भाग दे दीजिए, अर्थात उसकी टोटल कितने भुजा होंगे 36। देखिए पॉलीगन्स कभी पढ़िएगा ना तो उसको डिटेल में समझ लेंगे। चलिए क्लियर, 15 का 15 क्वेश्चन। आइए आज कुछ हम आपको कुछ अलग सिखाते हैं। रेशियो में कुछ कंडीशनली क्वेश्चन होते हैं जिसको हम समझते हैं। आज हम प्रयास करेंगे रेशियो का एक टाइप आपको बढ़िया से निकाल दें, फिर अगले को में हम और कोई किसी चैप्टर से बता देंगे। रेशियो का एक टाइप है बाबू समान कमी और समान वृद्धि वाला। एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन हूबहू रहेगा, आपको समझ गए। अभी है टाइम 1 घंटा का लगभग हम टाइम आपको लेके चल रहे हैं आज, तो हो जाना चाहिए। चलिए ना देखते हैं। एक संख्या 9:5 के अनुपात में है। चलिए विभाजित है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, कहने का अर्थ है पहला में भी 8 जोड़ दे, दूसरा में भी 8 जोड़ दे, तो अनुपात 5:3 हो जाता है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, रेशियो में जब दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे और प्रत्येक संख्या में समान कमी अथवा समान वृद्धि की जाए तो हम दी गई संख्याओं का अंतर समान करेंगे। अंतर समान करने के लिए क्या करना है बाबू, ऊपर वाला अंतर से नीचे गुना कर दीजिए और नीचे वाले अंतर से ऊपर। हालांकि आप अंतर समान करना तो ऊपर आइए ना, पहले ऐसे कर लेते हैं सबसे अच्छा होगा। 9-5 में कै का अंतर 4 का और नीचे कै का अंतर 2 का। देखिए शॉर्टकट फॉर्म के लिए अच्छा है, ऊपर वाला अंतर से नीचे गुना, नीचे वाले अंतर से ऊपर गुना, लेकिन तरीका होना चाहिए 4 का अंतर है नीचे 2 का, तो नीचे 2 से गुना कर दे ऊपर 1 से, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन निश्चित राशि वाला रहे ना तो आप ऊपर वाला से नीचे और नीचे वाला से ऊपर करके भी बना सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत होगा। लेकिन रेशनल वैल्यू वाला रहेगा तो अंतर समान करिएगा। आइए ना ऐसे ही बता देते, ऊपर वाला से नीचे, नीचे वाला से ऊपर। आइए 9 और 5 में 4 का अंतर ना,
अब 5 और 3 में 2 का अंतर। देखिए शुरू में ये कई था 18 जो हो गया 20। यहाँ बताइए कई था 10 जो हो गया 12। प्रत्येक में कई की वृद्धि 2 की। यहाँ बताइए प्रत्येक में कई की वृद्धि 8 का तुलना 2 से। पूछा क्या बड़ी संख्या 18। 1 मिनट 20 ना होगा, 1 मिनट 10 ही तो है, ठीक ही है, मिस्टेक कर रहे हैं जल्दीबाजी में। आज बड़ी संख्या तो गुने 18 2 से। 18 चौका 72, ऑप्शन बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। दो संख्याओं में 3 अनुपात 4 का अनुपात है, उनमें प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 10 अनुपात 13 हो जाता है। दो संख्याओं में अनुपात कितना 3 अनुपात 4 है, प्रत्येक संख्या में कई जोड़ दिया जाए 3 तो अनुपात 10 अनुपात 13 हो जाता है। ऊपर 1 का अंतर बाबू और नीचे कई का 3 का, तो आइए ऊपर 3 से गुना कर देते हैं। था 9 जो हो गया 10, था 12 जो हो गया 13। बताइए कई जोड़ा 1, वहां बताइए कई जोड़ा 3, तो 3 का तुलना 1 से। पूछा क्या मूल संख्याएं क्या है, तो पहला में 9 से गुना करिए, 9 तिया 27, पहली संख्या निकल गई। दूसरी संख्या फिर वही 3 का तुलना 1 से, अगुने 12, तो 12 तिया 36, कहीं 27 और 36 होना चाहिए, ऑप्शन डी। चलिए अगला आते हैं। चरण और रजत का वेतन 5 अनुपात 4 के अनुपात में है। चरण और रजत का वेतन कितना के अनुपात में 5 अनुपात। चरण और रजत का वेतन, अच्छा कहीं हड़बड़ाहट में गड़बड़ तो नहीं ना हो जाएगा। समझिए हम नॉर्मली आपको बता रहे हैं कि जब समान वृद्धि कमी रहे तो ऊपर वाला अंतर से नीचे, नीचे वाले अंतर से ऊपर, टोटल एक ही टाइप का 5 क्वेश्चन बताएं, इस तरह से बना लीजिएगा तो कभी अंतर डिफरेंस करने वाले समान कमी वृद्धि वाला क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। 5 अनुपात 4 है, प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है। कहने का मतलब इसका वेतन में भी 3000 की वृद्धि और इसके वेतन में भी 3000 की वृद्धि, तो अनुपात हो गया 6 अनुपात 5। मुझे लगता है यहाँ अंतर समान है, देख लीजिए 5 4 में 1 का अंतर, 6 5 में 1 का अंतर। बताइए यहाँ कई की वृद्धि 1 का, वहां बताइए 3000 की वृद्धि, 3000 का तुलना 1 से। पूछा किसका चरण का वेतन, तो 5 5 तिया 15000। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन चौथा। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3 अनुपात 4 है तथा उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5 अनुपात 6 हो जाए। अभी तक योग जोड़ने वाली संख्या दे करके मूल संख्या पूछ रहा था, इस बार मूल संख्या दे दिया है और जोड़ी जाने वाली संख्या पूछ रहा है। तो आइए फिर वही क्वेश्चन है, दो संख्याओं में कितना का अनुपात है 3 अनुपात 4 का, और इनका योगफल दे दिया बाबू, दोनों को जोड़ने पर क्या है 70। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात 5 अनुपात 6 हो जाए। फिर बहुत अच्छी बात यह है कि अंतर समान है। और देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से उठा रहा है एग्जाम। हमको लगता है ना कि एग्जाम में ये जानना नहीं चाह रहा कि आप कितना टैलेंटेड, वो ये जानना चाह रहा है कि आपके पास कितना बेसिक अच्छा है। ये बेसिक वाले क्वेश्चन सारे। तो बताइए तो कई जोड़ा प्रत्येक में 2, वहां बताइए दोनों का योगफल शुरू में कई दिल था 70, यहाँ बताइए 3 और 4 7, कितना जोड़ा जाए तो 2, 7 दहें 70 और 10 दूनी 20, है ना एक ही तरह का क्वेश्चन। चलिए आते हैं, अब आते हैं। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता 3 अनुपात 5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5 अनुपात। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जनरली जो हम अभी आपको बता रहे हैं ना, ऊपर वाला अंतर से नीचे, नीचे वाले अंतर से ऊपर, ठीक है निश्चित राशि देले रहता है, लेकिन हम बार बार ध्यान रखे बोले हैं अंतर समान करना है। अंतर समान करना मतलब ऊपर जितना का अंतर है नीचे भी उतने का अंतर होना चाहिए। तो करेंगे क्या, जब ऐसे रेशनल वैल्यू दे करके निश्चित राशि में पूछे, जैसे दो संख्याएं हैं कितना के अनुपात में 3 अनुपात 5 के अनुपात में, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ी जाए कि अनुपात 5 अनुपात 6 हो जाए। बताइए ऊपर 3 5 में कै का अंतर 2 का, और 5 6 में 1 का,
अब आप चाहे तो ऊपर 1 से कर सकते हैं, नीचे 2 से, लेकिन कोशिश करिए नीचे 2 से अंतर समान करना है, ऊपर 1 से। बात तो वही आ रहा है, तो ऊपर 1 से और नीचे 2 से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिल गया इजीली, इसलिए आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा अंतर समान करना है। तो ऊपर 5 था वो जो हो गया 6 दूनी 12, यहाँ 3 था जो हो गया 5 दूनी 10। बताइए प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाएगा? 7 और 5 12, 7 ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन ए। चलिए आइए और क्वेश्चन है देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है, हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए? 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13:14 हो जाए। सेम क्वेश्चन है जो पीछे बनाए। आइए, दो संख्याओं का अनुपात कितना के रूप में इस बार दे दिया है? 7 और 9 दिया है, मतलब अनुपात ही है बाबू। और नीचे दिया हुआ है कितना? 13:14। ऊपर 2 का है तो नीचे 2 से कर लेते हैं, क्योंकि नीचे 1 का ही अंतर है, और ऊपर 1 से। तो देखिए 7 था जो हो गया 13, 9 था जो हो गया 13 दूनी 26 हो जाएंगे ना, बड़ा गड़बड़ जाता है। 14 दूनी 28। चलिए देखते हैं, कई का 21 से जोड़ रहा है ना, यहाँ भी 21 ही जोड़ना चाहिए। 14 दूनी 28, 13 दूनी 26, 21 कहाँ जोड़ रहा है बाबू? 26 17 19, माथा ये क्या हो जाएगा? 19। तो अर्थात हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ए। चल, क्या ना, कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत हो जाता है, मुझे लगता है उतना आप समझ सकते हैं, समझदार हैं आप लोग। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर जब कभी भी आपका इस तरह का कभी समान वृद्धि वाला रहे तो आप अंतर समान कर लीजिएगा, आपका बन जाएगा। समझ गए? और रहने दीजिए आज के लिए इतना ही, अगले सेट हम फिर देखते हैं। और कोशिश करिए जहां समझ में ना आए आप पूछ लीजिए, हम प्रयास करते हैं कि जितना संभव हो बेसिक आपका लेके चले। ठीक है, चलिए रहने दीजिए आज के लिए इतना ही।